अपना टॉपिक चल रहा था किशोरावस्था, उसी को अपने आगे लेकर के चलेंगे और आज करेंगे किशोरावस्था की विशेषता। कल हमने किशोरावस्था में सिद्धांत वगैरह किए थे, किशोरावस्था की विशेषता आज ये टॉपिक अपना है। पहले अपने एक ऑब्जेक्टिव पर्सन करेंगे, हालांकि वो एक परिभाषा है लेकिन उसे ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है, पहले हम वो करेंगे। देखिए किशोरावस्था की विशेषताओं को अभिव्यक्त करने वाला, अभिव्यक्त कर, तीसरा है परिवर्तन, चौथा है अधिगम। तो किशोरावस्था की विशेषताओं को अभिव्यक्त करने वाला एकमात्र शब्द क्या है? मंजू जी स्वागत, कृष्णा जी स्वागत। अपने पास ऑब्जेक्टिव है और दिमाग लगाएं क्या हो सकता है। किशोरावस्था की विशेषताओं को अभिव्यक्त करने वाला एकमात्र शब्द क्या है? क्या उत्तर हो सकता है? रोशनी जी स्वागत। किशोरावस्था की विशेषताओं को अभिव्यक्त करने वाला एकमात्र शब्द क्या है? शीला जी स्वागत। ये एक परिभाषा है विज्ञ हंट की, एक परिभाषा है विज्ञ हंट की। विज्ञ हंट लिखता है कि किशोरावस्था की विशेषताओं को अभिव्यक्त करने वाला एकमात्र शब्द है परिवर्तन। किशोरावस्था की विशेषताओं को अभिव्यक्त करने वाला एकमात्र शब्द है परिवर्तन। पहला है शारीरिक, मानसिक और अन्य विकास पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा है शारीरिक परिवर्तन तेज गति से होते हैं। तीसरा है बालक का सर्वांगीण विकास हो जाता है। चौथा है किशोरावस्था की सबसे बड़ी समस्या समायोजन की समस्या है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि किशोरावस्था की सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो किशोरावस्था की सबसे बड़ी समस्या है वो समायोजन की समस्या है। समायोजन की समस्या को दूर करने के लिए अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे? तो समायोजन की समस्या को दूर करने के लिए अध्यापक किशोरों को निर्देशन में परामर्श देगा, व्यक्तिगत निर्देशन देगा, व्यवसायिक निर्देशन देगा, शैक्षिक निर्देशन देगा। एक बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि निर्देशन में परामर्श की सर्वाधिक आवश्यकता किस अवस्था में होती है? तो निर्देशन में परामर्श की सर्वाधिक आवश्यकता है वो किशोरावस्था में होती है। अगली विशेषता देखें, किशोरावस्था में बालक अपने सामाजिक व्यवहार की मान्यता और स्वीकृति चाहते हैं। किशोरावस्था में बालक है वो अपने सामाजिक व्यवहार की मान्यता और स्वीकृति चाहता है। अहम की सर्वाधिक भावना किशोरावस्था में होती है। ईगो सर्वाधिक किस अवस्था में पाया जाएगा? किशोरावस्था में पाया जाएगा। वीर पूजा या आदर्श के निर्धारण की अवस्था, वीर पूजा या आदर्श के निर्धारण की अवस्था भी किशोरावस्था है। आस्तिक या नास्तिक विचारधारा, या तो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करेंगे या भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेंगे। तो आस्तिक या नास्तिक विचारधारा भी किशोरावस्था में पाई जाएगी। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण की अवस्था, समलैंगिकता की भावना किस अवस्था में पाई जा रही थी? समलैंगिकता की भावना बाल्यावस्था में थी। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण की अवस्था है वो किशोरावस्था में होगी। रोजगार चुनने की अवस्था, इसी को हम कहेंगे रोजगार चुनने की अवस्था। इसी को कहेंगे स्वतंत्रता व विद्रोह की अवस्था। स्वतंत्रता या विद्रोह की अवस्था, यौन अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है और प्रजनन क्षमता विकसित हो जाती है। तो पहले इतनी विशेषता करेंगे, फिर और भी बाकी है विशेषताएं। विज्ञ व हंट किशोरावस्था की विशेषताओं को, किशोरावस्था की विशेषताओं को अभिव्यक्त करने वाला, किशोरावस्था की विशेषताओं को अभिव्यक्त करने वाला एकमात्र शब्द है परिवर्तन। एकमात्र शब्द है परिवर्तन। पहला देखें, शारीरिक, मानसिक और स्वयंगात्मक परिवर्तन तेज गति से। शारीरिक, मानसिक और स्वयंगात्मक परिवर्तन तेज गति से। दूसरा देखें, बालक का सर्वांगीण विकास हो जाता है। बालक का सर्वांगीण विकास हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है। किशोरावस्था की सबसे बड़ी समस्या, किशोरावस्था की सबसे बड़ी समस्या समायोजन की समस्या है। समायोजन की समस्या है और किशोरों में समायोजन की समस्या को दूर करने के लिए, तो किशोरों में समायोजन की समस्या को दूर करने के लिए किशोरों को उचित, किशोरों को व्यक्तिगत, व्यवसायिक तथा शैक्षिक निर्देशन व परामर्श दिया जाना चाहिए। शैक्षिक निर्देशन व परामर्श दिया जाना चाहिए। चौथा देखें, निर्देशन व परामर्श की सर्वाधिक आवश्यकता किशोरावस्था में होती है।
चलिए आगे, पांचवा देखें, अहम की सर्वाधिक भावना। अहम की सर्वाधिक भावना, नास्तिक या आस्तिक विचारधारा। स्वतंत्रता या विद्रोह की भावना। देश प्रेम या देशद्रोह की भावना। देश प्रेम या देशद्रोह की भावना। वीर पूजा या आदर्श के निर्धारण की अवस्था। वीर पूजा या आदर्श के निर्धारण की अवस्था। वीर पूजा या आदर्श के निर्धारण की अवस्था। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण की अवस्था। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण की अवस्था। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण की अवस्था। यौन अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है। यौन अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है और प्रजनन क्षमता विकसित हो जाती है। और प्रजनन क्षमता विकसित हो जाती है। और प्रजनन क्षमता विकसित हो जाती है। उसके बाद देखें, अगर पूछा जाए कि किशोरावस्था में कौन कौन से स्विंग प्रभावी होते हैं, तो किशोरावस्था में भय, क्रोध, काम प्रवृत्ति। किशोरावस्था में कौन कौन से स्विंग प्रभावी है, तो भय है, क्रोध है और काम प्रवृत्ति है। सिगमंड फ्राइड लिखता है कि किशोरावस्था में, ये फर्स्ट ईयर में आया हुआ है अभी जो मैं लाइन बोल रहा हूं, कि सिगमंड फ्राइड का मानना है कि किशोरावस्था में काम प्रवृत्ति की भावना किशोरों के जीवन में उथल पुथल मचा सकती है। पेपर में ऐसा पूछा गया, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार किशोरावस्था में काम प्रवृत्ति की भावना किशोरों के जीवन में उथल पुथल मचाती है, तो उस मनोवैज्ञानिक का नाम क्या रहेगा, सिगमंड फ्राइड रहेगा। तो सिगमंड फ्राइड लिखता है कि किशोरावस्था में काम प्रवृत्ति की भावना है तो किशोरों के जीवन में उथल पुथल मचा सकती है। किशोरों को अभिप्रेरणा दी जानी चाहिए, सहानुभूति दी जानी चाहिए, जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, लेकिन किशोरों को लालच नहीं दिया जाना चाहिए। तो किशोरों को सहानुभूति, अभिप्रेरणा, जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन लालच ना दिया जाए। किशोरावस्था में किशोरों में परिपक्व व्यवहार की सामाजिक प्रत्याशा से हीन भावना विकसित हो जाती है। किशोरावस्था में किशोरों में परिपक्व व्यवहार की सामाजिक प्रत्याशा, सामाजिक प्रत्याशा का अर्थ होता है सामाजिक उम्मीद। जैसे हमसे हमारे घर वालों ने, माता पिता ने, मित्रों ने, अध्यापकों ने लगा रखी है कि हमारा फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन होगा, वो सामाजिक प्रत्याशा कहलाती है। तो किशोरों में परिपक्व व्यवहार की सामाजिक प्रत्याशा से हीन भावना पैदा हो जाती है। किशोरों में सामाजिक चेतना विकसित हो जाती है और इसी कारण किशोर है वो दूसरों के दुखों को देखकर दुखी होना शुरू हो जाते हैं। ये प्रश्न भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है कि किशोरावस्था में किशोर दुखी, दूसरों के दुखों को देखकर दुखी क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनमें सामाजिक चेतना विकसित हो जाती है, इस कारण किशोर है वो दूसरों के दुखों को देखकर दुखी हो जाते हैं। किशोरावस्था में किशोरों के चरित्र को प्रभावित करने का कार्य समाज, परिवार, मित्र मंडली, जनसंचार के साधन है ना, आजकल तो सबसे ज्यादा फेसबुक, इंस्टाग्राम ये प्रभावित करती है, जनसंचार के साधन आदि सभी करते हैं। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि बालक के नैतिक विकास को या चारित्रिक विकास को सर्वाधिक कौन प्रभावित करता है, तो हमें बताना मित्र मंडली। मित्र मंडली वो सर्वाधिक प्रभावित करेगी। एक दिग्भ्रमित या एक पथ भ्रमित किशोर का पथ प्रदर्शन करने के लिए अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे, तो एक दिग्भ्रमित या पथ भ्रमित किशोर का मार्ग प्रशस्त करने के लिए हम उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करेंगे। हम क्या करेंगे, उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करेंगे। 12 भी देखें, 12 किशोरावस्था के प्रभावशाली स्विंग है क्रोध, काम प्रवृत्ति। है क्रोध, काम। फ्राइड का मानना है, फ्राइड का मानना है कि किशोरावस्था में काम प्रवृत्ति की भावना किशोरों के जीवन में, किशोरों के जीवन में, किशोरों के किशोरों के जीवन में उथल पुथल मचा सकती है। किशोरों के जीवन में उथल पुथल मचा सकती है। ये पहले फर्स्ट ईयर में पूछा जा चुका है, फर्स्ट ईयर में ये पहले आ चुका है।
किशोरों फ्रायड का मानना है कि किशोरावस्था में काम प्रवृत्ति की भावना किशोरों के जीवन में उथल पुथल मचा सकती है। उसके बाद आता है किशोरावस्था में किशोरों में परिपक्व व्यवहार की सामाजिक प्रत्याशा से, किशोरावस्था में किशोरों के परिपक्व व्यवहार की सामाजिक प्रत्याशा से सामाजिक प्रत्याशा से हीन भावना विकसित होती है। हीन भावना विकसित होती है। हीन भावना विकसित होती है। किशोरावस्था में या किशोरों में सामाजिक चेतना विकसित हो जाती है। उसी कारण किशोर दूसरों के दुखों को देखकर दुखी होना शुरू हो जाते हैं। किशोरों के नैतिक और चारित्रिक विकास को प्रभावित करने का कार्य समाज, परिवार, मित्र मंडली, जनसंचार के साधन आदि सभी करते हैं। आदि सभी करते हैं। आपने लिख लिया। तो देखें, एक दिग्भ्रमित किशोर का मार्गदर्शन करने के लिए उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा की जाए। नोट करें। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि किशोरावस्था को खुशी रहित काल क्यों कहा जाता है। तो किशोरावस्था को खुशी रहित काल कहा जाता है, इसके तीन कारण। पहला कारण है किशोरों की व्यक्तिगत आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। दूसरा, शारीरिक परिवर्तन किशोरों को नए अनुभव प्रदान करते हैं। तीसरा, किशोर ये अनुभव करते हैं कि अन्य लोग उन्हें महत्व नहीं देते। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि किशोरावस्था को खुशी रहित काल क्यों कहा जाता है। पहला कारण है किशोरों की आवश्यकताएं अलग अलग होती है। दूसरा कारण है शारीरिक परिवर्तन उन्हें नए अनुभव प्रदान करते हैं। और तीसरा कारण है किशोर अनुभव करते हैं कि लोग उन्हें महत्व नहीं देते। ये क्या इंपॉर्टेंट, किशोरावस्था को
खुशी रहित काल कहा जाता है। किशोरावस्था को खुशी रहित काल कहा जाता है, जिसके निम्न कारण, जिसके निम्न कारण। पहला, किशोरों की व्यक्तिगत आवश्यकताएं अलग अलग होती है। किशोरों की व्यक्तिगत आवश्यकताएं अलग अलग होती है। दूसरा, शारीरिक परिवर्तन किशोरों को नए अनुभव प्रदान करते हैं। शारीरिक परिवर्तन किशोरों को नए अनुभव प्रदान करते हैं। तीसरा, किशोर ये अनुभव करते हैं, किशोर ये अनुभव करते हैं कि अन्य लोग उन्हें महत्व नहीं दे रहे। नोट करें। इसके बाद डेविड एल्काइड के किशोरावस्था पर विचार। डेविड एल्काइड के किशोरावस्था पर विचार। डेविड एल्काइड के किशोरावस्था पर विचार। जो डेविड एल्काइड है, डेविड एल्काइड का मानना है कि किशोरों में विशेष प्रकार का अहम केंद्रवाद पाया जाता है, और इस अहम केंद्रवाद को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है काल्पनिक श्रोता और एक है व्यक्तिगत दंतकथा। किशोरों में विशेष प्रकार का अहम केंद्रवाद पाया जाता है, जिसे दो भागों में बांटा गया है, काल्पनिक श्रोता और व्यक्तिगत दंतकथा। जो काल्पनिक श्रोता है, किशोरों का विश्वास है कि दूसरे लोग भी उनके प्रति उतना ही ध्यान रखते हैं जितना कि वे स्वयं रखते हैं। वे कल्पना करते हैं कि लोग हमेशा उन्हीं पर ध्यान दे रहे हैं और उनके प्रत्येक व्यवहार का प्रक्षेपण कर रहे हैं। जैसे बालक द्वारा यह सोचना, मान लो कि कहीं शादी में या कहीं गया है और शर्ट पर कुछ लग गया है, सब्जी या मिठाई का कोई दाग लग गया है, तो बालक उसको छुपाने की कोशिश करता है। तो ये चीज क्या है? काल्पनिक श्रोता है। दूसरा है व्यक्तिगत दंतकथा। व्यक्तिगत दंतकथा में बालक ये सोचता है कि मैं अद्वितीय हूं, मेरे समान दूसरा कोई भी नहीं है। बालक को ये लगता है कि उसके माता पिता, परिवार के सदस्य उसे अधिक महत्व नहीं देते। तो व्यक्तिगत दंतकथा और काल्पनिक श्रोता। देखें, डेविड एल्काइड का मानना है कि किशोरों में विशेष प्रकार का अहम केंद्रवाद पाया जाता है। अहम केंद्रवाद पाया जाता है, जिसे दो भागों में बांटा गया है। इसे दो भागों में बांटा है। पहला अपना रहेगा काल्पनिक श्रोता। किशोरों को लगता है कि अन्य लोग भी उनके प्रति उतना ही ध्यान रखते हैं जितना कि वे स्वयं रखते हैं। व्यक्तिगत दंतकथा। किशोर अपने आप को अद्वितीय मानते हैं। किशोरों को लगता है कि अन्य लोग उन्हें महत्व नहीं देते। उसके बाद आता है किशोरावस्था पर मार्गरेट मीड के विचार। फिर आज ही अपना टॉपिक किशोरावस्था पूरा हो जाएगा। फिर विभिन्न प्रकार के विकास करना है, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, वो टॉपिक बचेगा। मार्गरेट मीड के विचार। जो मार्गरेट मीड है, महिला मनोवैज्ञानिक है, और इसने सामोआ द्वीप पर 9 से 20 वर्ष की 68 लड़कियों पर अपना प्रयोग किया। इनकी पुस्तक का नाम है कमिंग ऑफ एज इन सामोआ। और इस प्रयोग के बाद में निष्कर्ष दिया कि किशोरावस्था में जो भी संघर्ष, तनाव, बेचैनी, गुस्सा, दिमाग की उलझने पैदा होती है, ये इसी अवस्था की ही देन है। तो मार्गरेट मीड, पुस्तक का नाम है
कमिंग ऑफ एज इन सामुआ, कमिंग ऑफ एज इन सामुआ। इन्होंने सामुआ द्वीप पर, इन्होंने सामुआ द्वीप पर 9 से 20 वर्ष की लड़कियों पर अपना प्रयोग किया और निष्कर्ष दिया कि किशोरावस्था में जो भी संघर्ष, तनाव, बेचैनी, मानसिक उलझनें पैदा होती है, यह इसी अवस्था की देन है। तो ये था अपना किशोरावस्था, बाल विकास की अवस्थाएं भी कंप्लीट। कल से शुरू करेंगे शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, वहां से कल शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसमें शारीरिक विकास है, मनोसामाजिक विकास है, सामाजिक विकास है, स्वयंगात्मक विकास है, वो टॉपिक अपने को करना है।
देखिए स्कीनर व हेरी में एक परिभाषा लिखता है जो फर्स्ट ग्रेड में पहले भी खेल का मैदान बालक का निर्माण स्थल है। सोरेनसन लिखता है कि पौष्टिक भोजन थकान का प्रबल शत्रु और शारीरिक विकास का परम मित्र है। पौष्टिक भोजन है वो थकान का तो प्रबल शत्रु है और शारीरिक विकास का परम मित्र है। विकास के अन्य सभी पक्षों को आधार प्रदान करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो विकास के अन्य सभी पक्षों को आधार प्रदान करने का कार्य शारीरिक विकास के द्वारा किया जाता है। जो शारीरिक विकास है, शारीरिक विकास में स्नायु मंडल, मांसपेशियां, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियां आदि सभी को शामिल किया जाता है। और ये फर्स्ट ग्रेड 2016 में पहले पूछा जा चुका है। कृष्णा जी राधे राधे। ये फर्स्ट ग्रेड 2016 में पहले पूछा जा चुका है कि शारीरिक विकास के क्षेत्र में शामिल है स्नायु मंडल, मांसपेशियां, तंत्रिका तंत्र, ये सभी। तो ये सारी चीजें, जो चीजें हमारे शरीर में, वे सारी की सारी चीजें किसमें शामिल रहेगी? शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास में स्नायु मंडल को, मांसपेशियों को, तंत्रिका तंत्र को, अंतःस्रावी ग्रंथियों को, इन सभी को शामिल किया जाता है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन, तो एंडोक्राइन है, इनके प्रमुख कार्य क्या है? तो शारीरिक विकास में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? व्यक्ति में रासायनिक संतुलन को बनाए रखना, अभिवृद्धि व स्वास्थ्य को प्रभावित व नियंत्रित करना, मानसिक और भावात्मक संतुलन को प्रभावित व नियंत्रित करना। यह प्रश्न भी फर्स्ट ग्रेड 2014 में पहले पूछा जा चुका है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के क्या कार्य है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं ये व्यक्ति के नैतिक और चारित्रिक आचरण को प्रभावित नहीं करेगी। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं ये व्यक्ति के नैतिक और चारित्रिक विकास को प्रभावित नहीं करेगी। कोमल जी लास्ट स्लाइड अब नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वो है ना क्लास जैसे बोर्ड ऑफ होता है ना कोमल जी, वो स्लाइडें अपने आप ही हट जाती है। हाँ? जैसे बोर्ड ऑफ हुआ वैसे ही स्लाइडें अपने आप चली गई, ऐसा होता है। तो कल रात को बोर्ड ऑफ कर दिया था, तो आज तो क्षमा चाहेंगे आपसे। मंजू जी स्वागत, अभिनंदन। अब कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है या किस ग्रंथि को मुख्य ग्रंथि कहा जाता है। तो जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या मुख्य ग्रंथि कहा जाता है। दोबारा देखें, शारीरिक विकास आज अपना टॉपिक है। स्किनर व हेरी में लिखते हैं कि खेल का मैदान बालक का निर्माण स्थल है। सोरेनसन लिखता है कि पौष्टिक भोजन थकान का प्रबल शत्रु और शारीरिक विकास का परम मित्र है। विकास के अन्य सभी पक्षों को आधार प्रदान करने का कार्य शारीरिक विकास के द्वारा किया जाता है। शारीरिक विकास में स्नायु मंडल, मांसपेशियां, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियां आदि सभी को शामिल किया जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के प्रमुख कार्य क्या क्या है? तो व्यक्ति में रासायनिक संतुलन को बनाए रखना, अभिवृद्धि व स्वास्थ्य को प्रभावित व नियंत्रित करना, मानसिक और भावात्मक संतुलन को प्रभावित व नियंत्रित करना। अंतःस्रावी ग्रंथियां व्यक्ति के नैतिक और चारित्रिक आचरण को प्रभावित नहीं करती। हाँ, किशोरावस्था से आगे का टॉपिक है। देखिए अपने कृष्णा जी अपने सिलेबस में दे रखा है किशोरों का शारीरिक, मानसिक, स्विंगात्मक, मनोसामाजिक, संज्ञानात्मक और नैतिक विकास। तो ये 6-7 प्रकार के टॉपिक अलग दे रखे हैं जिनको हमें अलग से करना पड़ेगा। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या मुख्य ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या मुख्य ग्रंथि कहा जाता है। तो पहला अपना रहेगा शारीरिक विकास। फिजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे हम, शारीरिक विकास की हम बात करेंगे। शारीरिक विकास स्किनर व हेरी में, स्किनर व हेरी में ये परिभाषा पहले पूछी जा चुकी है, इसलिए हमने इसको इंपोर्टेंट कर दिया। खेल का मैदान बालक का निर्माण स्थल है। खेल का मैदान बालक का निर्माण स्थल है। खेल का मैदान बालक का निर्माण स्थल है। सोरेनसन सोरेनसन क्या लिखता है कि पौष्टिक भोजन थकान का प्रबल शत्रु, पौष्टिक भोजन थकान का प्रबल शत्रु तथा शारीरिक विकास का, थकान का प्रबल शत्रु तथा शारीरिक विकास का परम मित्र है। शारीरिक विकास का परम मित्र। रोशनी जी स्वागत, अभिनंदन। विकास के अन्य सभी पक्षों को, विकास के अन्य सभी पक्षों को आधार प्रदान करने का कार्य, आधार प्रदान करने का कार्य शारीरिक विकास के द्वारा किया जाता है। आधार प्रदान करने का कार्य शारीरिक विकास के द्वारा किया जाता है। शारीरिक विकास में स्नायु मंडल, मांसपेशियां, स्नायु मंडल, मांसपेशियां, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियां, आदि सभी को शामिल किया जाता है। नोट करें।
शीला जी स्वागत है। चले आगे। अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य, ये पहले फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है तो हम इसे इंपॉर्टेंट करेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य, ये हमें क्या इंपॉर्टेंट, क्या कुछ कार्य है। पहला कार्य है व्यक्ति में रासायनिक संतुलन को बनाए रखना। व्यक्ति में रासायनिक संतुलन को बनाए, व्यक्ति में रासायनिक संतुलन को बनाए रखना। अभिवृद्धि व स्वास्थ्य को, अभिवृद्धि व स्वास्थ्य को प्रभावित व नियंत्रित कर, प्रभावित व नियंत्रित कर। मानसिक और भावात्मक संतुलन को, मानसिक और भावात्मक संतुलन को मानसिक और भावात्मक संतुलन को प्रभावित व नियंत्रित कर। चौथा देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां व्यक्ति के नैतिक और चारित्रिक आचरण को, ग्रंथियां व्यक्ति के नैतिक और चारित्रिक आचरण को, नैतिक और चारित्रिक आचरण को प्रभावित नहीं करती। पीयूष ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नोट करें। उसके बाद देखिए, अगर ऐसा पूछा जाए कि बालक के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है, तो बालक के शारीरिक विकास का मूल्यांकन बालक की कार्य क्षमताओं के आधार पर किया जाता है। बालक के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा, तो बालक की कार्य क्षमताओं के आधार पर किया। शारीरिक अभिवृद्धि का स्तर पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की तुलना में अधिक पाया जाता है। शारीरिक अभिवृद्धि का स्तर पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की तुलना में अधिक पाया जाता है। सुधा जी स्वागत, अभिनंदन। थकावट और बीमारी सबसे ज्यादा बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। थकावट और बीमारी है कि बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। अब दो तीन छोटे छोटे शब्द हैं, एक तो है रूटीन, एक है मोरो, एक है बोबिन्स्की। रूटीन, मोरो और बोबिन्स्की। रूटीन किसे कहेंगे कि जब छोटे बच्चे के गालों को छुआ जाता है तो बालक हंसने के लिए मुंह खोल देता है और अपने सर को संबंधित व्यक्ति की हाथ की दिशा में ले जाता है। घर में छोटा बच्चा है तो उसकी गालों को छू के देख, वो तुरंत हंसेगा और फिर एक तरफ, जिस तरफ अपना हाथ होगा उस तरफ अपनी गर्दन को ले जाएगा। ये चीज किसके नाम से जानी जाती है, ये चीज रूटीन के नाम से जानी जाती है। उसके बाद आता है मोरो। मोरो में दो चीजें, पहली चीजें है कि जब बालक है वो तेज शोर को सुनता है, तेज आवाज को सुनता है, तो बालक अपनी कमर को पीछे की तरफ ले जाता है, अपनी कमर को मोड़ लेता है, हाथ और भुजा को आगे की तरफ ले जाता है। ये चीज मोरो कहलाती है कि जब बालक तेज आवाज को, तेज से शोर को सुनता है तो बालक है वो अपनी कमर को पीछे ले जाता है, हाथ और पैरों को आगे ले जाता है। पहली बात। दूसरा कि जब बालक के सामने कोई भी खिलौना रखा जाता है, छोटा बच्चा है 5-7 महीने का, तब तक यही चीजें कि जब बालक के सामने कोई भी खिलौना रखा जाता है तो बालक उस खिलौने को हाथ और पैर की, हाथ और पेट की क्रियाओं के माध्यम से पकड़ने की कोशिश करता है। क्योंकि बच्चा जब तक चलना नहीं जानता तो वो पेट के सारे, हाथ पैर के सारे उस वस्तु तक पहुंचने की कोशिश करेगा। उसके बाद आता है बोबिन्स्की। बोबिन्स्की क्या होता है कि जब छोटे बच्चे के हाथ और पैर के तलवे को छुआ जाता है, यहाँ पे ऐसा छुआ जाएगा या पैर के नीचे की साइड में छुआ जाएगा, तब कह रहा है कि जब छोटे बच्चे के हाथ और पैर के तलवे को छुआ जाता है तो बालक अपने हाथ पैर की उंगलियों को मोड़ना शुरू कर देता है। ये तो आज भी हमारे साथ होता है। तो ये तीन चीजें। तो शारीरिक विकास का मूल्यांकन बालक की कार्य क्षमताओं के आधार पर किया जाएगा। शारीरिक अभिवृद्धि का स्तर पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की तुलना में अधिक होगा। थकावट और बीमारी बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करेगी। रूटीन, जब छोटे बच्चों के गालों को छुआ जाता है तो बच्चा हंसने के लिए अपना मुंह खोल देता है और अपने सिर को संबंधित व्यक्ति की हाथ की दिशा में ले जाता है। मोरो दो चीजें, पहला है कि यदि बालक तेज आवाज शोर को सुनता है तो अपने कमर को पीछे ले जाता है, हाथ पैरों को आगे ले जाता है। दूसरा, बालक के सामने कोई भी खिलौना रखा जाता है तो बालक हाथ पैर और पेट की क्रियाओं के माध्यम से उसे प्राप्त करने की कोशिश करता है। उसके बाद है बोबिन्स्की कि जब बालक के हाथ पैर के तलवों को छुआ जाता है तो बालक अपने हाथ पैर की उंगलियों को मोड़ना शुरू कर देता है। कल वाली क्लास अपलोड करवाओ सुधा जी, बिल्कुल कल नेटवर्क में भी दिक्कत थी और लाइट भी नहीं थी, इस वजह से कल वाली क्लास अपलोड नहीं हो पाई। आज जैसे अपनी क्लास खत्म होगी, कल वाली आज वाली दोनों क्लासें अपने अपलोड कर दी। शारीरिक विकास का मूल्यांकन, शारीरिक
विकास का मूल्यांकन। बालक की कार्य क्षमताओं के आधार पर बालक की कार्य क्षमताओं के आधार पर किया जाता है। शारीरिक अभिवृद्धि का स्तर, शारीरिक अभिवृद्धि का स्तर, शारीरिक अभिवृद्धि का स्तर पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की तुलना में अधिक पाया जाता है। पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की तुलना में अधिक पाया जाता है। थकावट और बीमारी बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। थकावट और बीमारी बालक के शारीरिक विकास अधिक प्रभावित करती है। रूटीन, जब छोटे बच्चे के गालों को छुआ जाता है, छोटे बच्चे के गालों को छुआ जाता है तो बालक हंसने के लिए अपना मुंह खोल देता है तथा अपने सर को संबंधित व्यक्ति की तरफ ले जाता है। नोट करें। उसके बाद आता है मोरो। रूटीन के बाद क्या है? मोरो है। और मोरो में दो चीजें हैं। पहली चीज तो क्या है? जब बालक तेज आवाज ओब्लिक शोर को सुनता है तो वह अपनी कमर को पीछे ले जाता है तथा हाथ पैरों को आगे ले आता है। पहली चीज। दूसरी, जब बालक के सामने खिलौनों को रखा जाता है तो बालक हाथ पैर और पेट की क्रियाओं के माध्यम से उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। पूर्व बचपन, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बचपन, उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बचपन पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगी, उत्तर बचपन उत्तर बाल्यावस्था हो जाएगी। उसके बाद है बोबिन्स्की। जब बालक के हाथ पैर के तलवे को छुआ जाता है तो बालक अपने हाथ पैर की उंगलियों को मोड़ना शुरू कर
जो अपना शारीरिक विकास है इसके अंतर्गत हमें लंबाई को पढ़ना है, भार को पढ़ना है, दांत, मस्तिष्क, मांसपेशियां, हड्डियां, इन सभी चीजों का अध्ययन करना है। तो शारीरिक विकास में बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें काम में लेना है, जिनको हमें अध्ययन करना है। पहले बात करेंगे हम लंबाई की, हाइट। लंबाई के लिए मनोवैज्ञानिकों ने क्या लिखा है वो अपने को देखना है। लंबाई के लिए देखें, जन्म के समय लड़के की लंबाई 20.5 इंच और लड़की की लंबाई 20.3 इंच होती है। लंबाई के लिए जन्म के समय लड़के की लंबाई 20.5 इंच है और लड़की की लंबाई 20.3 इंच है। पहले वर्ष में बालक की लंबाई 10 इंच बढ़ती है, लगभग 10 इंच बढ़ जाती है। दूसरे वर्ष में लंबाई 2 से 4 इंच तक बढ़ती है। 4 वर्ष की आयु में लंबाई 40 इंच हो जाती है। 4 वर्ष की आयु में लड़का अपनी कुल लंबाई के 57% हिस्से को और लड़की अपनी कुल लंबाई के 60% हिस्से को प्राप्त कर लेती है। अर्थात लड़का अपने जीवन में कितना लंबा होगा उसका 57% हिस्सा है वो 4 वर्ष की आयु तक हो जाएगा। लड़की अपने जीवन में कितनी लंबी होगी उसका 60% हिस्सा है वो 4 वर्ष की आयु तक हो जाएगा। 6 वर्ष की आयु में लंबाई 45 इंच हो जाती है। 12 वर्ष की आयु 6 से 12 वर्ष की आयु में लंबाई है वो धीमी गति से बढ़ती है। पूर्व किशोरावस्था में लड़कियों की लंबाई तेज गति से बढ़ती है। पूर्व किशोरावस्था 12 से 15 वर्ष, उत्तर किशोरावस्था 15 से 18 वर्ष। तो पूर्व किशोरावस्था में लड़कियों की लंबाई तेज गति से बढ़ती है और उत्तर किशोरावस्था में लड़कों की लंबाई तेज गति से बढ़ती है। लड़कियों की अधिकतम लंबाई लगभग 16 वर्ष की आयु तक बढ़ती है और लड़कों की अधिकतम लंबाई लगभग 18 वर्ष की आयु तक बढ़ती है। दोबारा देखें, जन्म के समय लड़के की लंबाई 20.5 इंच, लड़की की लंबाई 20.3 इंच। पहले वर्ष में लंबाई लगभग 10 इंच तक बढ़ती है। 4 वर्ष की आयु में लड़का अपनी कुल लंबाई के 57% भाग को और लड़की अपनी कुल लंबाई के 60% भाग को प्राप्त कर लेती है। पूर्व किशोरावस्था में लड़कियों की लंबाई तेज गति से और उत्तर किशोरावस्था में लड़कों की लंबाई तेज गति से बढ़ती है। लड़कियों की अधिकतम लंबाई 16 वर्ष की आयु तक और लड़कों की अधिकतम लंबाई 18 वर्ष की आयु तक बढ़ती है। देखिए, शारीरिक विकास में किन किन चीजों का अध्ययन किया जाना है। पहला अपना आता है लंबाई, हाइट। लंबाई में देखें, जन्म के समय लड़के की लंबाई 20.5 इंच, लड़की की लंबाई 20.3। पहले वर्ष में लंबाई लगभग 10 इंच तक बढ़ती। 4 वर्ष की आयु में लड़का अपनी कुल लंबाई के 57% भाग को तथा लड़की 60% भाग को प्राप्त कर लेती है। करें या ना करें, पेपर में जब आंकड़े पूछे जाएंगे, यहां से पेपर में आंकड़े आएंगे, आप पुराने पेपर देख लेना, फर्स्ट ग्रेड के पुराने पेपर फर्स्ट ग्रेड के देख लेना, ऐसे आंकड़े आपको पेपर में पूछे गए, तो इन आंकड़ों को सही मानना है। वैसे चाहे बढ़े या ना बढ़े उनसे मतलब नहीं है, पेपर में ये आंकड़े अपने को सही करने। पूर्व किशोरावस्था में 12 से 15 वर्ष, पूर्व किशोरावस्था में लड़की की लंबाई तेज गति से बढ़ती है। उत्तर किशोरावस्था में 15 से 18 वर्ष, उत्तर किशोरावस्था में लड़कों की लंबाई तेज गति से बढ़ती है। लड़कियों की अधिकतम लंबाई 16 वर्ष की आयु तक तथा लड़कों की अधिकतम लंबाई 18 वर्ष की आयु तक बढ़ती है। नोट कर।
उसके बाद आता है अपना भार या वजन। भार या वजन, जन्म के समय लड़के का वजन 7.15 पाउंड, एक पाउंड में 453 ग्राम वजन पाया जाता है। तो जन्म के समय लड़के का वजन 7.15 पाउंड, लड़की का वजन 7.13 पाउंड। 6 माह की आयु में वजन है वो दुगना हो जाता है, 1 वर्ष की आयु में वजन तिगुना हो जाता है। ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है कि किस आयु में बालक का वजन अपने जन्म के वजन का तिगुना हो जाता है। तो किस आयु में बालक का वजन अपने जन्म के वजन का तिगुना हो जाएगा? तो 1 वर्ष की आयु में बालक का वजन अपने जन्म के वजन का तिगुना हो। 4 वर्ष में बालक का वजन 38 पाउंड, 5 वर्ष में बालक का वजन 43 पाउंड, 6 वर्ष में बालक का वजन 50 पाउंड और 12 वर्ष में बालक का वजन 80 से 85 पाउंड हो जाता है। पूर्व किशोरावस्था में लड़कियों का वजन तेज गति से बढ़ता है और उत्तर किशोरावस्था में लड़कों का वजन तेज गति से बढ़ता है। किशोरावस्था के अंत में दोनों के वजन में 25 पाउंड का अंतर हो जाता है। तो फिर सुने, कल लिखेंगे इसको, आज नहीं लिखेंगे। जन्म के समय लड़के का वजन 7.15 पाउंड होगा, लड़की का वजन 7.13 पाउंड। 6 माह में वजन दुगना हो जाएगा और 1 वर्ष में वजन तिगुना हो जाएगा। 4 वर्ष की आयु में वजन है वो 38 पाउंड, 5 वर्ष की आयु में वजन 43 पाउंड, 6 वर्ष की आयु में वजन 50 पाउंड, 12 वर्ष की आयु में वजन 80 से 85 पाउंड। पूर्व किशोरावस्था में लड़कियों का वजन तेज गति से बढ़ता है और उत्तर किशोरावस्था में लड़कों का वजन तेज गति से बढ़ता है। किशोरावस्था के अंत में दोनों के वजन में 25 पाउंड का अंतर हो जाता है, लड़कियों का वजन 25 पाउंड कम और लड़कों का वजन 25 पाउंड ज्यादा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। पेपर देखो ना, इन आंकड़ों से आपको पेपर में प्रश्न पूछे गए, सारे आंकड़े तो आपको पेपर में मिले। कहीं दांत पूछा है, कहीं हड्डियां पूछी है, कहीं मांसपेशियां पूछा है, कहीं हृदय की धड़कन पूछी है। ऐसा पुराने पेपरों में मिले हैं, तभी मैं आपको करवा और लड़की का वजन 7.13 पाउंड होता है, 1 पाउंड में 454 ग्राम वजन पाया जाता है। 6 माह की आयु में वजन दुगना हो जाता है और 1 वर्ष की आयु में वजन तिगुना हो जाता है। ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि किस आयु में बालक का वजन अपने जन्म के वजन का तिगुना हो जाता है। तो 1 वर्ष की आयु में बालक का वजन अपने जन्म के वजन का तिगुना हो जाता है। 4 वर्ष की आयु में वजन 38 पाउंड, 5 वर्ष की आयु में वजन 43 पाउंड, 6 वर्ष की आयु में वजन 50 पाउंड और 12 वर्ष की आयु में वजन है वो 80 से 85 पाउंड हो जाता है। किशोरावस्था में लड़कियों का वजन तेज गति से बढ़ता है और पूर्व किशोरावस्था में लड़कियों का वजन तेज गति से बढ़ता है और उत्तर किशोरावस्था में लड़कों का वजन तेज गति से बढ़ता है। किशोरावस्था के अंत में दोनों के वजन में लगभग 25 पाउंड का अंतर हो जाता है, लड़कियों का वजन 25 पाउंड कम, लड़कों का वजन 25 पाउंड ज्यादा। कृष्णा जी स्वागत अभिनंदन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मोहिनी जी स्वागत अभिनंदन, गुड मॉर्निंग। तो देखिए वजन आज ही अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कल फिर नया करेंगे वजन। जन्म के समय लड़के का वजन 7.15 पाउंड, जन्म के समय लड़की का वजन 7.13 पाउंड। 6 माह की आयु में वजन दुगना हो जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, 1 वर्ष की आयु में वजन जन्म के वजन का वजन, रोशनी जी स्वागत अभिनंदन, वजन जन्म के वजन का 3 गुना हो जाता है। 4 वर्ष की आयु में वजन 38 पाउंड, 5 वर्ष की आयु में वजन 43 पाउंड, 6 वर्ष की आयु में वजन 50 पाउंड, 12 वर्ष की आयु में वजन 80 से 85 पाउंड। उत्तर किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था में लड़कियों का वजन तेज गति से तथा उत्तर किशोरावस्था में लड़कों का वजन तेज गति से बढ़ता है। किशोरावस्था के अंत में दोनों के वजन में 25 पाउंड का अंतर हो जाता है। नोट करें। नोट करें। कल अपना शारीरिक विकास पूरा हो जाएगा, फिर कल नया टॉपिक शुरू करेंगे।
नोट किया, चले आगे। उसके बाद आता है हड्डियां, बोन्स। हड्डियों के लिए देखें क्या है। हड्डियां, जो हड्डियां हैं गर्भावस्था में, भ्रूणावस्था कह सकते हैं, भ्रूणावस्था में शिशु में 306 हड्डियां पाई जाती है। भ्रूणावस्था में शिशु में 306 हड्डियां पाई जाती है। जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियां पाई जाती है। ये नरम, मुलायम और लचीली होती है। धीरे धीरे इनमें कठोरता आना शुरू हो जाता है, जिसे अस्थिकरण या अस्थि निर्माण कहा जाता है। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350। हाँ बिल्कुल सही सुना है आपने, 350 ऐसा मनोवैज्ञानिक मानते हैं। तो अगर पेपर में पूछा जाए कि किस अवस्था में बालक में हड्डियों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, तो बाल्यावस्था में पाई जाती है 350। और किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। किशोरावस्था और उसके बाद मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कम हो जाती है। तो भ्रूणावस्था में हड्डियों की संख्या 306, जन्म के समय 270 हड्डियां, ये नरम, मुलायम, लचीली होती है। धीरे धीरे इनमें कठोरता आना शुरू हो जाता है, जिसे अस्थिकरण या अस्थि निर्माण कहा जाता है। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350, किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या 206। किशोरावस्था और उसके बाद मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कम होना शुरू हो जाती है। ये प्रश्न फर्स्ट ईयर में पूछा गया है कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कम कब होती है, तो वहां दिया रखा था भ्रूणावस्था में, जन्म के समय, शैशवावस्था में, किशोरावस्था और उसके बाद। तो अपना उत्तर क्या रहेगा, किशोरावस्था और उसके बाद। हड्डियों में देखें, भ्रूणावस्था में हड्डियों की संख्या, भ्रूणावस्था में हड्डियों की संख्या 306। जन्म के समय हड्डियों की संख्या 270। ये नरम, मुलायम और लचीली होती है। धीरे धीरे इनमें कठोरता आना शुरू हो जाता है, जिसे अस्थिकरण या अस्थि निर्माण कहा जाता है। जिसे अस्थिकरण व अस्थि निर्माण कहा जाता है। किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या 206। किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या 206। किशोरावस्था और उसके बाद मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कम होना शुरू हो जाती है। कम होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, हड्डियों में उसके बाद आता है मस्तिष्क, ब्रेन। मस्तिष्क, ब्रेन। जब शिशु गर्भावस्था में 3 सप्ताह का होता है, 21 दिनों का होता है, तभी से मस्तिष्क का निर्माण शुरू हो जाता है। और जब शिशु गर्भावस्था में 3 महीने का होता है, तो मस्तिष्क का निर्माण हो जाता है। नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई का 1/4 हिस्सा होता है, और ये रीट 2022 में पूछा गया। तो नवजात शिशु की सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई का 1/4 भाग होता है। जन्म के समय मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है। 3 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का वजन 1260 ग्राम हो जाता है। 5 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का लगभग 90% विकास हो जाता है। किशोरावस्था में मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है, और मस्तिष्क का वजन 1360 ग्राम होता है। अगर टुकड़ों में पूछा जाए जब, तो हमें बताना है 1200 से 1400 ग्राम। और अगर एक निश्चित अंक दे दिया जाए 1360 और 1400, तो ऐसी परिस्थिति में हमें 1360 को सही करना है। मस्तिष्क में 100 अरब तंत्रिका कोशिकाएं होती है। और ये जो मैटर मैं आपको करवा रहा हूं, ये एनसीईआरटी कक्षा 11 और 12 के अनुसार करवा रहा हूं। उसमें जो आंकड़े दे रखे हैं वही आंकड़े मैं आपको लिखवा रहा हूं। उसके बाद आता है सेतु या पॉन्स। सेतु या पॉन्स मस्तिष्क का वह भाग जो व्यक्ति को सपने देखने और जगाने के लिए काम में आता है ना, जो व्यक्ति को सपने दिखाता है और व्यक्ति को नींद से उठाता है। मान लो जैसे हमने अलार्म लगाई है 5 बजे की, सुबह 5 बजे की अलार्म लगाई है, 5 बजने में जब 4-5 मिनट का समय होता है, तो एक बार अपनी आंख जरूर खुलेगी, और वो आंख खोली किसने है, वो आंख खोली है सेतु या पॉन्स ने। तो दोबारा सुने, आपके साथ भी ऐसा होता होगा जरूर। मस्तिष्क जब शिशु गर्भावस्था में 3 सप्ताह का होता है, तभी से मस्तिष्क का निर्माण शुरू हो जाता है। जब शिशु गर्भावस्था में 3 महीने का होता है, तो मस्तिष्क का निर्माण हो जाता है। जन्म के समय मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है, और मस्तिष्क नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई का 1/4 होता है। 3 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का वजन 1260 ग्राम हो जाता है। 5 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का 90% विकास हो जाता है। किशोरावस्था में पूर्ण विकास हो जाता है, और मस्तिष्क का वजन 1360 ग्राम हो जाता है। टुकड़ों में 1200 से 1400 ग्राम। मस्तिष्क में 100 अरब तंत्रिका कोशिकाएं होती है। सेतु या पॉन्स मस्तिष्क का वह भाग जो व्यक्ति को नींद से जगाने और सपने देखने के लिए प्रेरित करता है। मस्तिष्क जब शिशु गर्भावस्था में 3 सप्ताह का होता है, तो मस्तिष्क का निर्माण शुरू हो जाता है। जब शिशु गर्भावस्था में
जब शिशु गर्भावस्था में 3 माह का होता है तो मस्तिष्क का निर्माण होता है। नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर की लंबाई का 1/4। जन्म के समय सिर का वजन 350 ग्राम। 3 वर्ष की आयु में सिर का वजन 1260 ग्राम। 5 वर्ष की आयु में सिर का 90% विकास हो जाता है। ये सारे तथ्यात्मक चीजें हैं जो आपको ग्रेड फर्स्ट में पूछी जाएगी। 16 वर्ष की आयु में पूर्ण विकास हो जाता है और वजन 1260 ग्राम। टुकड़ों में अगर दिया जाए तो कितना मानना है? 1200 से 1400 ग्राम, सॉरी 1360 ग्राम। 1360 ग्राम टुकड़ों में 1200 से 1400 ग्राम। सेतु या बोन्स मस्तिष्क का वह भाग जो व्यक्ति को नींद से जगाने व सपने देखने के लिए प्रेरित करता है। सपने देखने के लिए प्रेरित करता है। वो भाग क्या कहलाएगा? वो भाग कहलाएगा सेतु या बोन्स। आज अपना शारीरिक विकास पूरा हो जाएगा, फिर कल अपने नया विकास शुरू करें। उसके बाद आता है दांत, टीथ। दांत दांत के लिए देखें, लगभग 6 माह की आयु में बालक के दूध के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। सीधा है कि बालक के दांत कब निकलना शुरू हो जाते हैं? 6 माह की आयु में। इन्हें दूध के दांत भी कह सकते हैं, प्राथमिक दांत भी कह सकते हैं और अस्थायी दांत भी कह सकते हैं। 1 वर्ष की आयु में 8 दांत निकल जाते हैं। 8 वर्ष की आयु में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं। सॉरी 4 वर्ष की आयु में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं। 6 वर्ष की आयु में दूध के दांत गिरना और स्थायी दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। 12-13 वर्ष की आयु में स्थायी दांत निकल जाते हैं। अंतिम निकलने वाला दंत प्रज्ञा दंत कहलाता है, जिसको सामान्य भाषा में हम अकल जाड़ भी कहते हैं। तो दांत ये शरीर का सबसे कठोर भाग है। लगभग 6 माह की आयु में दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें दूध के दांत या प्राथमिक दांत अस्थायी दांत कहा जाता है। 1 वर्ष की आयु में 8 दांत और 4 वर्ष की आयु में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं। 6 वर्ष की आयु में दूध के दांत गिरना और स्थायी दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। 12-13 वर्ष की आयु में स्थायी दांत निकल जाते हैं। अंतिम निकलने वाला दंत प्रज्ञा दंत कहलाता है। तो दांत देखें, यह है शरीर का सबसे कठोर भाग। सबसे कठोर भाग लगभग 6 माह की आयु में दांत निकलना शुरू हो जाता है। 1 वर्ष की आयु में 8 दांत निकल जाते हैं। 4 वर्ष की आयु में 4 वर्ष की आयु में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं। रीट में ये 2 बार प्रश्न पूछ लिया गया है कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो इंपोर्टेंट लगा दिया। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। 6 वर्ष की आयु में
दूध के दांत टूटना और स्थायी दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। स्थायी दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। अंतिम निकलने वाला दांत प्रज्ञादंत। अंतिम निकलने वाला दांत प्रज्ञादंत। उसके बाद आता है हृदय या धड़कन। जब शिशु गर्भावस्था में 4 सप्ताह का होता है तभी से हृदय धड़कना शुरू हो जाता है। पुरुषों में हृदय का वजन 300 ग्राम और महिला में हृदय का वजन 250 ग्राम। एक माह में 1 मिनट में हृदय की धड़कन 140 बार, 6 वर्ष में 1 मिनट में हृदय की धड़कन 100 बार, 12 वर्ष में 1 मिनट में हृदय की धड़कन 85 बार, 16 वर्ष या किशोरावस्था में 1 मिनट में हृदय की धड़कन 72। तो हृदय जब शिशु गर्भावस्था में 4 सप्ताह का होता है तभी से हृदय धड़कना शुरू हो जाता है। पुरुषों में हृदय का वजन 300 ग्राम, महिलाओं में 250 ग्राम। एक माह में 1 मिनट में हृदय की धड़कन 100 बार 140 बार, 6 वर्ष में 1 मिनट में 100 बार, 12 वर्ष में 1 मिनट में 85 बार और किशोरावस्था में 1 मिनट में 72 बार। हृदय ओब्लिक धड़कन जब शिशु गर्भावस्था में 4 सप्ताह का होता है तभी से हृदय धड़कना शुरू हो जाता है। पुरुषों में हृदय का वजन 300 ग्राम तथा महिलाओं में 250 ग्राम होता है। 250 ग्राम होता है। एक माह में 1 मिनट में हृदय की धड़कन 140 बार, 6 वर्ष में 1 मिनट में हृदय की धड़कन 2 बार, 12 वर्ष में 1 मिनट में हृदय की धड़कन 85 बार। क्या कुछ नहीं, रोशनी जब दोबारा पूछना, आराम की अवस्था में एक व्यक्ति का सांस लेता है। ये सांस वाले आपको बता देंगे। श्वसन क्रिया रोशनी जी अभी आगे आएगा ना, हृदय के बाद ये आपको लिखवा देंगे, ठीक है। 85 बार। किशोरावस्था 1 मिनट। आराम की अवस्था में एक व्यक्ति 15 से 16 बार श्वसन क्रिया को काम में लेता है। ये मैं आपको लिखवाऊंगा श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया हो गया। उसके बाद अपना आता है मांसपेशियां। पुराना फर्स्ट ग्रेड का कोई भी प्रश्न देखें, कोई भी पेपर देखें, मांसपेशियां वहां से पूछी गई है। मांसपेशियों से संबंधित फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न है वो पूछा गया। मांसपेशियों से संबंधित मांसपेशियों की बात की जाए तो जब शिशु गर्भावस्था में 3 सप्ताह का होता है तो उसकी मांसपेशियों का निर्माण शुरू हो जाता है। जन्म के समय मांसपेशियों का वजन कुल वजन का 23%, शरीर का जितना वजन होगा उसका 23% हिस्सा मांसपेशियों का। 9 वर्ष की आयु में 27%, 12 वर्ष की आयु में 33% और किशोरावस्था में 16 वर्ष की आयु में 40 से 44% हिस्सा मांसपेशियों का। अगर 40% विकल्प में दिया गया जब तो 40 को सही मानना है, और अगर 44% दिया गया तो फिर 44% को ही सही मानना है। तो मांसपेशियों की संख्या कितनी होगी? हड्डियों की संख्या 206 और मांसपेशियों की संख्या 639, 639। जब शिशु गर्भावस्था में जब शिशु गर्भावस्था में 3 सप्ताह का होता है तो मांसपेशियों का निर्माण शुरू होता है। तो मांसपेशियों का निर्माण शुरू होता है। तो मांसपेशियों का निर्माण शुरू होता है। आज ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। जन्म के समय कुल वजन का 23% हिस्सा मांसपेशियों का। जन्म के समय कुल वजन का 23% हिस्सा मांसपेशियों का। 9 वर्ष की आयु में 27%, 12 वर्ष की आयु में 33%, 12 वर्ष की आयु में 33%, किशोरावस्था में 16 वर्ष की आयु में किशोरावस्था में कुल वजन का
44% हिस्सा मांसपेशियों, 44% हिस्सा मांसपेशी। अब टुकड़ों में दिया जाए तो हमें कितना बताना है? 40 से 44% बताना है। व्यक्ति के शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639। अभी जो कल परसों पशु परीक्षण वाला पेपर हुआ था, पशु परीक्षण वाले पेपर में भी ये पूछा गया था कि व्यक्ति के शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, तो 639। उसके बाद अपना आता है नींद। नींद ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। नींद में देखें, नवजात शिशु 20 घंटे तक सोता है, शैशवावस्था में 12 घंटे, बाल्यावस्था में 10 घंटे, किशोरावस्था में 8 घंटे। देखें, नींद में नवजात शिशु 20 घंटे। नवजात शिशु की समावधि कितनी रहेगी? जन्म से 1 माह। ये कितने घंटे सोएगा? 20 घंटे से। शैशवावस्था में बच्चा कितना सोएगा? 12 घंटे। बाल्यावस्था में 10 घंटे। किशोरावस्था में जब मौका मिलेगा तभी सोएगा। किशोरावस्था में कितने घंटे? 8 घंटे। ये आंकड़े अपने को याद रखनी है। श्वसन की बात की जाए, श्वसन, सांस लेना, जो नवजात शिशु है वो 1 मिनट में 40 से 45 बार श्वसन क्रिया को काम में लेता है। शैशवावस्था में 20 से 25 बार, बाल्य अवस्था में 18 से 20 बार और किशोरावस्था में 15 से 16 बार। सामान्य जो प्रश्न पूछा जाता है कि सामान्य रूप से व्यक्ति कितनी श्वसन क्रिया करता है, तो 15 से 16 बार बताना है। और जो रोशनी जी ने प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न हेडमास्टर भर्ती परीक्षा में पूछा गया था कि एक व्यक्ति है वो स्थिर अवस्था में कितनी श्वसन क्रिया काम में लेता है। ये एचएम परीक्षा का पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न था। तो देखिए, श्वसन, नवजात शिशु 1 मिनट में, नवजात शिशु है ये 1 मिनट में 40 से 45। शैशवावस्था में, शैशवावस्था में 1 मिनट में कितनी बार काम मिलेगा? तो 20 से 25 बार। बाल्यावस्था में 18 से 20 बार और किशोरावस्था में 15 से 16 बार। हाँ, ये क्वेश्चन पशु परीक्षण में पूछा गया था। हाँ बिल्कुल, 639 वाला है, वो भी पशु परीक्षण में पूछा गया था। उसके बाद बालक चलना कब सीखेगा? बालक चलना कब सीखेगा? देखें, टर्मेन के अनुसार चलना, जो टर्मेन है, टर्मेन मानता है कि कुशाग्र बुद्धि बालक, आप प्रतिभाशाली, चलना पशु परीक्षण में भी पूछा गया था। अच्छा ठीक है, चलना जो कुशाग्र बुद्धि बालक है, प्रतिभाशाली बालक है, वो 13 महीने में चलना शुरू कर देगा। सामान्य बुद्धि बालक है वो 14 महीने में शुरू कर देगा। मूर्ख बुद्धि बालक, जिसको मंद बुद्धि बालक कहेंगे, वो 22 महीने में, और जो मूढ़ बालक है वो 30 महीने में चलना शुरू कर देगा। टर्मेन के अनुसार, टर्मेन के अनुसार कुशाग्र बुद्धि का अर्थ है प्रतिभाशाली, कुशाग्र बुद्धि पब्लिक प्रतिभाशाली। ये कब चलना शुरू कर देगा? 13 माह में। ये 13 माह में चलना शुरू कर देगा। सामान्य बुद्धि 14 माह में, सामान्य बुद्धि बालक है वो 14 माह में चलना शुरू कर देगा। जो मंद बुद्धि बालक है, मंद बुद्धि बालक, मंद बुद्धि बालक है वो 22 माह में शुरू कर देगा। और जो मूढ़ बालक है, जिसको महामूर्ख कहा जाता है, मूढ़ बालक, मूढ़ बालक, ये 30 माह में चलना शुरू कर देगा। तो ये था अपना शारीरिक विकास। इससे आगे अपने कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत। अपना टॉपिक रहेगा स्वयंगात्मक विकास। कौन सा? स्वयंगात्मक विकास। 2 क्लास में अपना स्वयंगात्मक विकास पूरा हो जाएगा। स्वयंगात्मक विकास 2 क्लास में कंप्लीट। मंजू जी स्वागत, अभिनंदन। स्वयं शब्द अंग्रेजी भाषा के इमोशन शब्द से बना है और अंग्रेजी भाषा का इमोशन शब्द लैटिन भाषा के इमोवर शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है टू मूव या उत्तेजित करना, हलचल करना, गति करना। स्वयं शब्द अंग्रेजी भाषा के इमोशन शब्द से बना है। अंग्रेजी भाषा का इमोशन शब्द लैटिन भाषा के इमोवर शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है हलचल करना, गति करना, उत्तेजित करना। गुरुवत लिखता है कि व्यक्ति की उत्तेजित दशा ही संवेग कहलाती है। फर्स्ट ग्रेड में 3 परिभाषा है जो पूछी गई है स्वयं से संबंधित। तीनों परिभाषाओं में अपनी इंपोर्टेंट लगा लेंगे। तो गुरुवत लिखता है कि व्यक्ति की उत्तेजित दशा ही संवेग कहलाती है। क्रो या क्रो, ये परिभाषा 2 बार फर्स्ट ग्रेड में पूछी गई है, क्योंकि पहले साइकोलॉजी सब्जेक्ट के साथ आती थी, इस बार फर्स्ट पेपर के साथ आ रही है। क्रो लिखता है कि सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास दोनों साथ साथ चलते हैं। सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास दोनों साथ साथ चलते हैं। जर्सिल, जर्सिल लिखता है कि स्वयं शब्द किसी प्रकार के आवेश में आना, भड़क उठना या उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। स्वयं शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आना, भड़क उठना या उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। अरस्तु, अरस्तु की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, पहले फर्स्ट ग्रेड में आ चुकी है। अरस्तु क्या लिखता है कि क्रोध करना आसान कार्य है, परंतु सही समय पर सही व्यक्ति के साथ सही कार्य के लिए सही मात्रा में सही क्रोध करना आसान कार्य नहीं। क्रोध करना आसान कार्य है, परंतु सही समय पर सही व्यक्ति के साथ सही कार्य के लिए सही मात्रा में सही क्रोध करना आसान कार्य नहीं। सैंडीफोर्ड, सैंडीफोर्ड लिखता है कि स्वयं जन्मजात प्रतिक्रिया, स्वयं जन्मजात प्रतिक्रिया। लेजारस, लेजारस लिखता है कि स्वयं सुखद और दुखद घटनाओं का परिणाम। लेजारस स्वयं सुखद और दुखद घटनाओं का परिणाम है। पावलाव,
स्वेंग सभी विकास की रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी है। स्वेंग सभी विकास की रीढ़ है। मैकडुगल, स्वेंग प्रकृति का हृदय है। ये परिभाषा भी फर्स्ट ग्रेड में पूछी गई है। स्वेंग प्रकृति का हृदय है। वेलेंटाइन, जब रागात्मक प्रकृति का वेग बढ़ जाता है तभी स्वेंगों की उत्पत्ति होती है। जब रागात्मक प्रकृति का वेग बढ़ जाता है तभी स्वेंगों की उत्पत्ति होती है। जीएस रोज, स्वेंग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। दोबारा देखें, स्वेंग शब्द अंग्रेजी भाषा के इमोशन शब्द से बना है। अंग्रेजी भाषा का इमोशन शब्द लेटिन भाषा के इमोवर शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है हलचल करना, गति करना, उत्तेजित करना। वुडवर्थ लिखता है कि व्यक्ति की उत्तेजित दशा ही स्वेंग कहलाती है। क्रो वे क्रो, सामाजिक विकास व स्वेंगात्मक विकास दोनों साथ साथ चलते हैं। जर्सिल, स्वेंग शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आना, भड़क उठना और उत्तेजित होने की दशा को अभिव्यक्त करता है। अरस्तु, क्रोध करना आसान कार्य है, परंतु सही समय पर सही व्यक्ति के साथ सही कार्य के लिए सही मात्रा में सही क्रोध करना आसान कार्य नहीं है। जहां सही 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 आता है वो अरस्तु के साथ जुड़ा है। सैंडीफोर्ड, स्वेंग जन्मजात प्रतिक्रिया है। स्वेंग जन्मजात प्रतिक्रिया है। लेजरस, स्वेंग सुखद और दुखद घटनाओं का परिणाम है। पावलोव, स्वेंग सभी विकास की रीढ़ है। मैकडुगल, स्वेंग प्रकृति का हृदय है। वेलेंटाइन, वेलेंटाइन, जब रागात्मक प्रवृत्ति का वेग बढ़ जाता है तभी स्वेंगों की उत्पत्ति होती है। जब रागात्मक प्रकृति का वेग बढ़ जाता है तभी स्वेंगों की उत्पत्ति होती है। दीपिका जी नमस्कार, रोशनी जी स्वागत, अभिनंदन। तो देखें, संवेग शब्द अंग्रेजी भाषा के इमोशन शब्द से बना है। और अंग्रेजी भाषा का इमोशन शब्द लेटिन भाषा की इमोवर शब्द से बना, इमोवर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है उत्तेजित करना, हलचल करना, गति करना। वुडवर्थ, व्यक्ति की उत्तेजित दशा ही संवेग कहलाती है। व्यक्ति की उत्तेजित दशा ही संवेग कहलाती है। व्यक्ति की उत्तेजित दशा ही संवेग कहलाती है। क्रोवेक्रो, इंपॉर्टेंट परिभाषा है क्रोवेक्रो की, 2-3 बार पहले भी पूछी गई है। सामाजिक विकास और स्वेंगात्मक विकास दोनों साथ साथ चलते हैं। सामाजिक विकास और स्वेंगात्मक विकास दोनों साथ साथ चलते हैं। जर्सिल, जर्सिल, स्वेंग शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आना, स्वेंग शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आना, किसी भी प्रकार के आवेश में आना, भड़क उठना, आवेश में आना, भड़क उठना या उत्तेजित होने की दशा को, या उत्तेजित होने की दशा को अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्त करना। चलिए आगे, अरस्तु की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड में 2 बार पूछी गई है अरस्तु की परिभाषा। अरस्तु, ये हमने इंपॉर्टेंट किया। क्रोध करना आसान कार्य है, क्रोध करना आसान कार्य है, परंतु सही समय पर, परंतु सही समय पर सही व्यक्ति के साथ, सही व्यक्ति के साथ सही कार्य के लिए, सही कार्य के लिए सही मात्रा में, सही कार्य के लिए सही मात्रा में सही क्रोध करना
आसान कार्य नहीं। सैंडीफोर्ड, सैंडीफोर्ड स्विंग जन्मजात प्रतिक्रिया है, जन्मजात प्रतिक्रिया है। स्विंग जन्मजात प्रतिक्रिया। लेजारिस स्विंग सुखद और दुखद घटनाओं का परिणाम है। स्विंग सुखद और दुखद घटनाओं का परिणाम। पावलोव स्विंग सभी विकास की रीढ़ है। स्विंग सभी विकास की रीढ़ है। स्विंग सभी विकास की रीढ़ है। मैकडुगल स्विंग प्रकृति का हट है। 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 वेलेंटाइन जब रागात्मक प्रवृत्ति का वेग बढ़ जाता है, जब रागात्मक प्रवृत्ति का वेग, जब रागात्मक प्रवृत्ति का वेग बढ़ जाता है, तो स्विंगों की उत्पत्ति होती है। तो स्विंगों की उत्पत्ति होती है। तो स्विंगों की उत्पत्ति होती है। जीएस रो स्विंग चेतना की वह अवस्था है, स्विंग चेतना की वह अवस्था है, स्विंग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। वह स्विंग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की अधिकता होती है। नोट करो। हो गया, चले आगे। उसके बाद देखें, अगर ऐसा पूछा जाए कि किस ग्रंथि को स्विंगों के साथ प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा जाता है, किस ग्रंथि को प्रत्यक्ष रूप से स्विंगों के साथ जोड़ा जाता है, तो एड्रिनल ग्रंथि को प्रत्यक्ष रूप से स्विंगों के साथ जोड़ा जाता है। कौन सी ग्रंथि को? एड्रिनल ग्रंथि को प्रत्यक्ष रूप से स्विंगों के साथ जोड़ा जाता है। स्विंगों का नियमन और संचालन किसके द्वारा किया जाता है? स्विंगों का नियमन और संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो स्विंगों का नियमन और संचालन प्रमस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। स्विंगों का नियमन और संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? प्रमस्तिष्क के द्वारा किया जाएगा। स्विंगों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? स्विंगों का नियंत्रण, तो स्विंगों का नियंत्रण है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। स्विंगों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाएगा? तो स्विंगों का नियंत्रण है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। स्विंगों का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो स्विंगों का अध्ययन है ये स्विंगात्मक बुद्धि के द्वारा किया जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस। आगे जब बुद्धि का टॉपिक आएगा तो उस समय फर्स्ट ईयर के लिए अलग ही टॉपिक दे रखा है, इमोशनल इंटेलिजेंस डेनियल गोलमैन का, वहां डिटेल से करेंगे। तो स्विंगों का अध्ययन स्विंगात्मक बुद्धि के द्वारा किया जाता है। तो देखो, एड्रिनल ग्रंथि को प्रत्यक्ष रूप से, एड्रिनल ग्रंथि को, एड्रिनल ग्रंथि को प्रत्यक्ष रूप से स्विंगों के साथ जोड़ा, स्विंगों के साथ जोड़ा, एड्रिनल ग्रंथि को प्रत्यक्ष रूप से स्विंगों के साथ जोड़ा। स्विंगों का नियमन व संचालन प्रमस्तिष्क
के द्वारा किया जाता है। स्विंगों का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। स्विंगों का अध्ययन स्विंगात्मक बुद्धि में किया जाता है। स्विंगात्मक बुद्धि में किया जाता है। स्विंगात्मक बुद्धि का प्रतिपादक डेनियल गोलमैन। स्विंगात्मक बुद्धि का प्रतिपादक डेनियल गोलमैन। प्रकार्यवाद की स्थापना किसने की? रोशनी जी, आप ये पूछना चाहते हैं? तो प्रकार्यवाद है, इसके संस्थापक हैं विलियम जेम्स। जॉन डीवी का भी योगदान है, वो प्रकार्यवाद में है। तो विलियम जेम्स को इसका संस्थापक माना जाता है, जॉन डीवी को भी इसी का सहयोगी माना जाता है। कब हुई है? तो कब हुई? 1895 में। 19वीं शताब्दी दिया जाए, शताब्दी में पूछा जाएगा तो 19वीं शताब्दी हम देंगे, और अगर पर्टिकुलर सन पूछा जाएगा तो 1895। बाकी मनोविज्ञान में आपसे सन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि और बहुत सारी चीजें हैं पूछने के लिए। मनोविज्ञान में ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा कब आया है। हो गया, चले आगे। उसके बाद आता है वाटसन। स्विंगात्मक विकास में है वाटसन, वही व्यक्ति है जिसे व्यवहारवाद का संस्थापक माना जाता है, वाटसन। अगर पूछा जाए कि स्विंगों का अध्ययन करने वाला और स्विंगों पर लिखने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है, तो स्विंगों का अध्ययन करने वाला और स्विंगों पर लिखने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक है वो वाटसन है। वाटसन का मानना है कि जन्म के समय शिशु में 3 स्विंग पाए जाते हैं, जिन्हें मौलिक स्विंग या जन्मजात स्विंग कहा जाता है। वाटसन का मानना है कि जन्म के समय शिशु में 3 स्विंग पाए जाते हैं, जिन्हें मौलिक स्विंग या जन्मजात स्विंग कहा जाता है। 3 स्विंग कौन कौन से हैं? भय है, क्रोध है, स्नेह। 3 स्विंग कौन से हैं? भय, क्रोध, स्नेह। पहले बात करेंगे भय की। भय है, ये एक नकारात्मक स्विंग है। भय है, ये नकारात्मक स्विंग है। और भय की उत्पत्ति किससे होती है? तो भय की उत्पत्ति है वो तेज आवाज के कारण होती है, या किसी भी चीज का समर्थन वापस लेने के कारण होती है। जैसे आप में भी भय है, अगर नौकरी नहीं लगेगी तो क्या करेंगे, ये भय की स्थिति। तो भय नकारात्मक स्विंग है, ये तेज आवाज के कारण या किसी का समर्थन वापस लेने के कारण पैदा होता है। बालक में अनुशासनहीनता का मूल कारण भय है। अगर पूछा जाए कि बालक में अनुशासनहीनता का मूल कारण क्या है, तो अपने को बताना है भय। भय है, ये जीवन का सबसे प्रभावशाली स्विंग माना जाता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। जो जीवन का सबसे प्रभावशाली स्विंग होता है वो कौन सा होता है? भय होता है। भय क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन में जितने भी कार्य करता है वे सभी कार्य भय पर आधारित होते हैं। भय ही व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। मान लो कि हमने गर्म कपड़े पहन रखे हैं, भय है सर्दी ना लग जाए, हम बीमार ना हो जाए। पढ़ना अच्छा लगता है क्या? पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन भय है कि अगर नौकरी नहीं लगे तो क्या होगा, भय है। एक बहू अपनी सास की सेवा करती है, प्यार है क्या? बहू सास की सेवा कर रही है, दोनों में प्यार है क्या? नहीं, भय की स्थिति है। हम कोई भी काम कर रहे हैं वो सारे किस पर आधारित है? भय पर आधारित। और जीवन का सबसे प्रभावशाली स्विंग भय होता है, ऐसा माना किसने है? तो ऐसा माना है मैकगुगल ने। मैकगुगल ये बात लिखता है कि जीवन का सबसे प्रभावशाली स्विंग भय है। जो जॉनसन है, जॉनसन लिखता है कि 2 वर्ष का बालक सांप से नहीं डरता। 2 वर्ष का बालक है वो सांप से नहीं डरता है, फिर धीरे धीरे उसमें भय की उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है। मनीषा जी स्वागत। फिर धीरे धीरे उसमें भय की उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है। 3 वर्ष का बालक है वो अंधेरे में अकेले रहने से डरना शुरू हो जाता है और पशुओं से डरना शुरू हो जाता है। 3 वर्ष से पहले तक बालक को अंधेरे का पता ही नहीं होता है। तो 3 वर्ष का बालक है वो अंधेरे में अकेले रहने से तथा पशुओं से डरना शुरू हो जाता है। 5 वर्ष का बालक है वो अपने भय पर नियंत्रण नहीं कर पाता। 5 साल का बालक है वो अपने भय पर अपना नियंत्रण नहीं कर पाता है। 6 वर्ष का बालक अपने भय और क्रोध को नियंत्रित करना शुरू कर देता है। भय को भी 6 साल में और क्रोध को भी 6 साल। देखें, स्विंगों का अध्ययन करने वाला और स्विंगों पर लिखने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक वाटसन। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है? तो प्रथम मनोवैज्ञानिक वाटसन। वाटसन का मानना है कि जन्म के समय शिशु में 3 स्विंग पाए जाते हैं, जिन्हें वाटसन का मानना है कि जन्म के समय शिशु में
तीन स्विंग पाए जाते हैं, तीन स्विंग पाए जाते हैं जिन्हें मौलिक स्विंग तथा जन्मजात स्विंग कहा जाता है। मौलिक स्विंग तथा जन्मजात स्विंग कहा जाता है। पहला है फियर, यह नकारात्मक स्विंग है, यह नकारात्मक स्विंग है जो तेज आवाज के कारण, जो तेज आवाज के कारण तथा किसी का समर्थन वापस लेने के कारण पैदा होते हैं, तथा किसी का समर्थन वापस लेने के कारण पैदा होते हैं, वापस लेने के कारण पैदा होते हैं। एक इंपॉर्टेंट लाइन है, बालक में अनुशासनहीनता का मूल कारण वह है, बालक में अनुशासनहीनता का मूल कारण वह है। मैकडूगल ने भय को सबसे प्रभावशाली स्विंग माना, मैकडूगल ने भय को सबसे प्रभावशाली स्विंग माना। जॉनसन का मानना है कि 2 वर्ष का बालक सांप से नहीं डरता, जॉनसन का मानना है कि 2 वर्ष का बालक सांप से नहीं डरता। फिर उसमें धीरे धीरे भय की उत्पत्ति होती है, फिर उसमें धीरे धीरे भय की उत्पत्ति होती है। नोट करें, फिर उसमें धीरे धीरे भय की उत्पत्ति होती है। उसके बाद है 3 वर्ष का बालक अंधेरे में अकेले रहने, 3 वर्ष का बालक अंधेरे में अकेले रहने, अंधेरे में अकेले रहने तथा पशुओं से डरना, तथा पशुओं से डरना शुरू हो जाता, पशुओं से डरना शुरू हो जाता। 5 वर्ष का बालक अपने भय पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, 6 वर्ष का बालक, 6 वर्ष का बालक अपने भय तथा क्रोध पर नियंत्रण करना शुरू कर देता है, 6 वर्ष का बालक अपने भय तथा क्रोध पर नियंत्रण करना शुरू कर देता है। नोट करें, चलिए आगे। उसके बाद दूसरा आता है क्रोध, क्रोध भी नकारात्मक स्विंग है। क्रोध की उत्पत्ति शारीरिक क्रियाओं में बाधा उत्पन्न होने से तथा बालक के स्वार्थों की पूर्ति न होने से होती है। बालक में स्विंगात्मक संघर्ष का मूल कारण है वो क्रोध है। उसके बाद आता है स्नेह, स्नेह ये सकारात्मक स्विंग है और ये बालक की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। देखें, दूसरा है क्रोध, 3 स्विंग अपने पूरे हो जाएंगे, फिर आगे कल करेंगे। यह नकारात्मक स्विंग है, यह नकारात्मक स्विंग है। इसकी उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति शारीरिक क्रियाओं में बाधा उत्पन्न होने से, शारीरिक क्रियाओं में बाधा उत्पन्न होने से तथा स्वार्थों की पूर्ति न होने से होती है, तथा स्वार्थों की पूर्ति
न होने से होती है। बालक में स्नेहात्मक संघर्ष का मूल कारण, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, पूछी जाती है, बालक में स्नेहात्मक संघर्ष का मूल कारण क्रोध है। तीसरा अपना आता है स्नेह। सकारात्मक स्नेह है जो व्यक्ति की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। सकारात्मक स्नेह है जो व्यक्ति की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। ये था अपना स्नेहात्मक विकास का एक हिस्सा। अगला हिस्सा अपने कल करेंगे, कल ही अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।